धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आपको पता है, पहले कोरोना आया, कोरोना के बाद लॉकडाउन आया और लॉकडाउन के बाद देश की राजनीति की परिस्थिति बदल गई और आंदोलन की परिस्थिति भी बदल गई। बहुत सारे आंदोलनों को खत्म कर दिया गया, लेकिन कुछ लोग अभी भी अपने आंदोलनों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं या आंदोलनकारियों पर हो रहे अत्याचार की बात उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल आपको पता है सब कुछ वर्चुअली हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपस में जुड़ी आइए और बहुत सारी बातें कीजिए। तो कल ऐसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके कुछ अंश जो हिंदी में बोले गए हैं, बहुत सारे स्पीकर उसमें इंग्लिश में बोल रहे थे। मैं जानबूझ के आपके लिए लाया नहीं वो निकाल के, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिंक लगवा दे रहा हूँ। अगर आपको पूरा देखना है तो वो घंटे भर से ज़्यादा का है, आप उसमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं उनको। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उन लोगों ने रखी हैं। उनका जो टॉपिक था सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर आपको शायद क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके सामने एक एक कर जो वहाँ पर वक्ता थे, जो उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, उससे आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। सिविल राइट्स एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से सिविल राइट्स के मामले में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होती जा रही है, इस टॉपिक को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाने वाले जो हैं एडवोकेट मोहम्मद यूसुफ हैं, जो बताया जा रहा है कि नेशनल सेक्रेटरी हैं NCHRO। ये एक संगठन है जो तमाम जो इतने भी मानवाधिकार के संगठन बने हुए हैं उन सबको मिला के एक संगठन बनाया हुआ है। तो इसमें अपनी बात रखते हुए पूर्व सांसद उबैदुल्ला खान आज़मी जो हैं वो क्या कह रहे हैं उस पर आपको गौर करना चाहिए। और वो क्यों कह रहे हैं कि साहब उत्तर प्रदेश में फ़िलहाल गुजरात मॉडल चल रहा है और उत्तर प्रदेश के CM को लग रहा है कि जिस वजह से नरेंद्र मोदी वहाँ सब कुछ करके प्रधानमंत्री तक पहुँच गए, तो मैं तो और बड़े प्रदेश का आदमी हूँ, मैं यहाँ सब कुछ करके प्रधानमंत्री तक पहुंच सकता हूं, यानी कि प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। अब आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए। बीजेपी और RSS की नफ्सियात को समझने की जरूरत है। इन लोगों का एजेंडा बहुत ही क्लियर है और वो एजेंडा है किसी भी तरह से दहशत पसंदी फैलाकर हुकूमत और पावर को कलेक्ट करना और पावर में रहकर जमहूरियत को, मुल्क के अवाम की आज़ादी को कुचल कर, डरवा कर, भयभीत करके इस मुल्क पर राज करना। गुजरात मॉडल आपको याद होगा 2002 में पेश किया गया था। मोदी साहब उस जमाने में चीफ मिनिस्टर थे, आज हिंदुस्तान की बदकिस्मती से वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। गुजरात मॉडल को एक तरह से हिंदुत्व का प्रयोगशाला कहा गया था और हिंदुत्व का प्रयोगशाला गुजरात में जिस तरह अमल में आया, गुजरात के फसाद में उस जमाने में मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको गुजरात में मिस्टर मोदी को साथ में बिठाल कर ये कहना पड़ा कि आपको राजधर्म का पालन करना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि राजधर्म को उलटकर गुजरात में 2002 के फसाद में फेंक दिया गया था। उस जमाने में मैं भी मेंबर पार्लियामेंट था और अटल जी का एक बयान रिकॉर्ड पे है कि मैं बाहर किस मुंह से जाऊं, बिहार गुजरात में जो कुछ हुआ है इससे मेरा सर झुक गया है, मैं दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं। गुजरात की आबादी 6 करोड़ की है, यूपी की आबादी, उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ की है। तो गुजरात मॉडल को मिस्टर योगी यूपी में, उत्तर प्रदेश में लेकर आए और उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक चीज और बढ़ाया। हिंदुत्व का जो भयानक चेहरा था वो तो उन्होंने दिखलाया ही, साथ ही जात बिरादरी की सियासत जो यूपी में बदकिस्मती से एक जमाने से फलती फूलती आ रही है, उस जात बिरादरी की सियासत को भी मिस्टर योगी ने अपनी हुकूमत में हिंदुत्व के साथ जोड़ा और जोड़ने के बाद वहां भी यूपी में भी वही तांडव उन्होंने पैदा किया जो तांडव 2002 में मिस्टर मोदी की सरपरस्ती में गुजरात में हुआ था। मुझे ऐसा लगता है
कि मोदी के मुकाबले में योगी कंपटीशन कर रहे हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि तुम बड़े जालिम की मैं। तुम 6 करोड़ की आबादी में अगर दहशतगर्दी फैला करके हुकूमत कर सकते हो तो मैं 22 करोड़ की आबादी में उस दहशतगर्दी का भयानक नजारा दिखाकर इस मामले में अगर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचा जा सकता है और इस तरह से पहुंचा जा सकता है तो मैं तुमसे ज्यादा कट्टरवादी बनकर के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचने का ख्वाब देखता हूं। तो मैं तुमसे ज्यादा कट्टरवादी बनकर के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचने का ख्वाब देखता हूं। अब इसके बाद मैं आपके सामने रखना चाहता हूं रीमा आजाद का ये बयान। वो एडिटर हैं दस्तक की और उन्होंने बताया पूरे मामले को लेकर कि किस तरीके से जो ये नेक्सस है माफियाओं का, जिसमें पुलिस भी मिली हुई है और जो ये सब कुछ चल रहा है दमनकारी नीति, वो सिर्फ प्रदेश में नहीं चल रही है, वो सिर्फ देश में नहीं चल रही है, वो इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चल रही है। और वो इसकी तुलना अमेरिका में जो जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई है उससे भी जोड़ती हैं और वो कहती हैं कि अमेरिका के रास्ते पर देश चल रहा है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं और वहीं से प्रेरणा मिल रही है आदित्यनाथ योगी को। क्यों कह रही है वो ऐसा और क्या तर्क है उनके, वो उन्हीं की ज़बानी आप खुद सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है निश्चित तौर पे वो इतनी बिगड़ चुकी है कि आज हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस वालों को ये बात बोलनी पड़ रही है। और इसके मतलब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, लेकिन अभी जो स्थिति आ गई है वो एकदम खुल्लम खुल्ला एलानिया तौर पे ये कहा जा रहा है कि हम इस चीज को नहीं मानते हैं। जो चीज पहले से संविधान में, जो चीज पहले से कानून में वर्णित है, उन सारी चीजों को नकार के काम किया जा रहा है। और जो पिछले दिनों CAA NRC का जो प्रोटेस्ट हुआ है को लेके, उसमें वो बहुत ही विजिबली हमारे सामने आया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में अगर केंद्रित करके बोले, फोकस करके अगर हम बोले तो सीधे सीधे अगर हम देखते हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन का वो सभी के पास अधिकार है, लेकिन वहां पर जहां पे भी प्रदर्शन हो रहे थे वहां पे कंबल खींचने से लेके, ग्राउंड में पानी भरने से लेके, वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी है कि किस तरह से जबरन सबको उठाया गया है। मतलब जिसमें कि कोई भी किसी को कानूनी मान्यता नहीं थी वो करने की, वो सारी चीजें की गई। उसके बाद फिर गैर कानूनी तरीके से सबके नाम के लखनऊ में होर्डिंग्स लगाना, जिसपे कोर्ट ने भी सवाल उठाया कि ये होर्डिंग्स क्यों लगाई हुई है। उसके बाद भी कोर्ट के आदेश के बाद भी जो है यूपी की गवर्नमेंट ने उसे हटाया नहीं और सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट से अभी तक नहीं आया और अभी तक वो होर्डिंग लगी हुई है। तो ये सारी चीजें, उसके अलावा बिना जांच के बहुत सारे लोगों की दुकानें सील की गई, बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी को जो अटैच किया जा रहा है, बहुत सारे वो आज भी बीच में जो काम रुक गया था उसको फिर से अभी शुरू कर दिया गया है। दारापुरी से लेकर सदब जाफर और एक जो रिक्शा चालक है उसके नाम से कुछ लाख की प्रॉपर्टी जो है वो अटैच करने की, जितनी प्रॉपर्टी उसके पास है भी नहीं उतनी प्रॉपर्टी उसके नाम से अटैच करने की बात जो है उससे वसूलने की बात की जा रही है। तो ये सब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को दिखाता है। इसके अलावा आज ही अगर आप पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, तो प्रकाश सिंह का एक लेख है इंडियन एक्सप्रेस में आज, उन्होंने लिखा है कि 1993 में ही बोहरा कमेटी की जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी उसमें कहा गया था कि जो अपराधी, राजनेता और ये पॉलिटिशियन एंड गवर्नमेंट का जो नेक्सस है उसके कारण से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो हमेशा खराब होती रहती है और उसको कभी भी ठीक नहीं किया गया। और ये चीज हमें आज जो विकास दुबे को जो मुठभेड़ में मारा गया है उस रूप में बिल्कुल खुल्लम खुल्ला सामने आया है। विकास दुबे का जो एनकाउंटर किया गया है वो केवल एक एनकाउंटर या फर्जी एनकाउंटर या हत्या या जो भी उसको बोले, अभी जांच होनी है, उसकी जांच के बाद ही वो बात सामने आएगी। लेकिन वो पूरी घटना को अगर हम देखें तो कैसे इन सारे लोगों का जो नेक्सस होता है, अपराधियों का, पुलिस वालों का और राजनेताओं का, वो सामने सीधे सीधे हमारे सामने आ जाता है और उसको रीड करने की जरूरत है कि क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं, क्यों इतने धड़ल्ले से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हटाई जा रही है। विकास दुबे पे 62 लगभग FIRs थी, जिसमें हत्या और हत्या का प्रयास का भी मामला था और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में
एक से एक बढ़कर एक कड़े कानून है, जो कि कहा जा रहा है कि इस कानून के रहते देश में या प्रदेश में अपराध नहीं रह सकता है। लेकिन उसके बाद भी इस तरह के जो अपराधी हैं, जिनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, वो खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं। और उन कानूनों से पकड़ा किसे जा रहा है? जो लोग जो है वो देश के लिए कुछ करने की बात करते हैं, देश को जो लोग जोड़ने की बात करते हैं, जो लोग देश के लिए कुछ करने की बात करते हैं, उनके ऊपर वो सारे कानून लगाए जा रहे हैं। और ये केवल उत्तर प्रदेश का मामला नहीं, उत्तर प्रदेश उसका एक क्रूरतम उदाहरण बन गया है आज, लेकिन पूरे देश में ये हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि भीमा कोरेगांव वाले केस में 81 साल के वरवर राव को जो है जेल में डाला हुआ है, और किसी भी तरह के तरीके से उनको बेल नहीं दी जा रही है, जबकि पूरे ग्राउंड उनके मौजूद हैं, पूरा केस फर्जी है, उसके बाद भी ये चल रहा है। और अगर आप दुनिया के स्तर पे देखेंगे तो दुनिया के स्तर पे भी आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये एक सिचुएशन जो बनी है, ये उत्तर प्रदेश से लेके आज पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ये अगर जॉर्ज फ्लॉयड वाला मामला आप देखेंगे तो वहां पे भी एक जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल ये मर्डर का ही मामला होता है। जॉर्ज फ्लॉयड को, उसको जो है हमारा देश फॉलो कर रहा है, और हमारा देश जिसको फॉलो कर रहा है उसको हमारा प्रदेश फॉलो कर रहा है। तो इसलिए जब तक इन सारी चीजों के खिलाफ हम सवाल नहीं उठाते हैं, सारी चीजों के खिलाफ हम आवाज नहीं उठाते हैं, तब तक इसके खिलाफ बोलना मतलब केवल एक शहर के बारे में या एक प्रदेश के बारे में बोलना थोड़ा सा, मतलब इसको थोड़ा सा इसका दायरा बढ़ा के बात अगर हम करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से हम अपनी डिमांड भी कर सकते हैं और बातचीत को फोकस भी कर सकते हैं। मैं अपनी बातें कम रख रहा हूं क्योंकि इन लोगों के वीडियो थोड़ा बड़े हैं, मैंने कुछ चीज़ें छांट काट के निकाली हैं। फिर मैं आपसे कह रहा हूं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप सबको सुनना चाहते हैं तो देख सकते हैं। कमल कृष्णा रॉय एडवोकेट हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो इस मामले में अपनी बात रख रहे हैं और बता रहे हैं किस तरीके से सीएम के बोलने के महज 2 दिन बाद सीए का आंदोलन कर रहे 28 लोगों को, जिसमें 7 साल का एक बच्चा भी था, मौत के घाट उतार दिया गया। 300 से ज़्यादा FIR दर्ज की गई, हज़ारों लोगों को उठाकर जेल में ठूंस दिया गया। उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट से पुलिस स्टेट कैसे बन गई है, इसमें इस पार्टी के 3 मुख्यमंत्रियों के 3 एक लाइन के बयान आपको सुना दूं। पहले मुख्यमंत्री ने कहा पुलिस से कि तुम्हारा काम है गोली मारना और मेरा काम है तुमको बचाना। दूसरे मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर वो 1 मारते हैं तो तुम 10 मारो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और तीसरे मौजूदा जो महात्मा जी बैठे हुए हैं, उन्होंने 19 दिसंबर को जब उत्तर प्रदेश में नागरिकता कानून के खिलाफ एक अमन पसंद लोगों का आंदोलन चल रहा था, उन्होंने ललकार के कहा कि मैं बदला लूंगा, रिवेंज लूंगा। और साथियों 19 दिसंबर को बदला लेने की बात कहा और 20 और 21 दिसंबर को 2 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश में 22 लोगों की पुलिस के हाथों हत्या हुई। सड़कें लाशों से बिछ गई, जिसमें 7 साल का एक बच्चा भी था बनारस शहर का। 2 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश में 327 FIR हुआ, 1113 गिरफ्तारियां हुई, 5558 लोगों को पाबंद किया गया। दुनिया के किसी भी जमहूरियत में इससे बुरा रवैया किसी सरकार का आपने नहीं देखा। गिरफ्तार किसको किया? सदफ जाफर जैसे पत्रकार को किया, दीपक कबीर जैसे आर्टिस्ट को किया, शोएब मोहम्मद जैसे फ्रीडम फाइटर को किया, और एसआर पुरी दारापुरी जो रिटायर्ड IG थे, जो गरीबों के लिए मजलूमों के लिए लड़ते, उनको किया। उत्तर प्रदेश के जेलों को आंदोलनकारियों से भर दिया और उत्तर प्रदेश के विधानसभा और सारे इलेक्टेड जगहों पर बाहुबलियों और अपराधियों ने कब्जा कर लिया। इसी का परिणाम है कि इन तीनों बयानों वाली सरकार जब से आई है, NHRC का एनुअल रिपोर्ट पढ़ लीजिए। जब से NHRC बनी है, उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में, फेक एनकाउंटर में, टॉर्चर में, हत्या में, बलात्कार में, महिलाओं के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जुल्म में या तो इंडिया में टॉप पे है या टॉप 3 पे है। अब बात कर लेते हैं राजीव यादव की। ये अध्यक्ष हैं रिहाई मंच के, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, मशहूर हैं। हालांकि सारे ही वक्ता जो इसमें वो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। वो बता रहे हैं कि NS से
नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो लगाया जा रहा है वो किन लोगों पर लगाया जा रहा है, किस तरीके से लगाया जा रहा है, कहाँ कहाँ पे लगाया जा रहा है। सिर्फ दलितों, मुसलमानों, अल्पसंख्यकों पर लगाया जा रहा है, ओबीसीज पर लगाया जा रहा है, और इसके अलावा जहाँ इनको सूट करता है वहाँ ये नहीं लगाते हैं, ये बता रहे हैं। और जो उत्तर प्रदेश का जो हाल है किसी से छुपा नहीं है, लेकिन जो जहां तक मुझे लगता है कि इस समय जो बात सबसे गंभीर है वो है कि यहाँ पर जिस तरह से प्रदर्शनकारियों को जो सीए आंदोलन हो, चाहे इसके पहले भारत बंद हुआ, और या फिर इसके जो SC/ST एक्ट के लिए जो भारत बंद हुआ, और या फिर तमाम आंदोलनकारियों पर जिस तरह से NSA, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है। सवाल इस बात का है कि लोकतंत्र में सवाल उठाना गुंडा, गैंगस्टर या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा कब से पड़ जाता है, और वो भी जब ऐसा व्यक्ति लगा रहा है जो कि योगी आदित्यनाथ, जिनके ऊपर खुद बहुत सारे ऐसे सीरियस ऑफेंस रहे हैं, अगर और मौजूदा दौर की अगर गवर्नमेंट ने उन पर चार्जशीट दाखिल कर दी होती, उनके ऊपर FIR दर्ज हुए होते, उनके ऊपर कार्रवाई होती, तो आज वो न सिर्फ FIR में जब बंद है बल्कि वो जेल में होते हैं। और जिस तरह से मोदी को वहां पर गुजरात में कांग्रेस ने स्पेस देकर पैदा किया, और इसी तरह से अखिलेश और मायावती का जो क्रिया का जो तमाम कुकृत्य थे उसका आज हमको ये भोगना पड़ रहा है। मैं आपके सामने सरफुद्दीन अहमद जो SDPI के वाइस प्रेसिडेंट हैं, यानी कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनका बयान रखने जा रहा हूं। वो तुलना कर रहे हैं कि सावरकर की तरह रंजन गोगोई ने काम किया है। रंजन गोगोई हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और उन्होंने ये काम करके, क्या काम किया है वो तो उन्हीं की ज़बानी सुनिएगा, उन्होंने ये काम करके देश के आम लोगों में कानून के प्रति जो आस्था थी, कोर्ट के प्रति जो आस्था थी, उसको पूरी तरह से तार तार कर दिया है। उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। तो SDPI शुरुआत से ही इस मुहिम को आगे लेके चल रही है कि डेमोक्रेसी को बनाने में और सोशल डेमोक्रेसी कायम करने में SDPI एक अहम रोल अदा कर रही है। ये जो सवाल है, जो यहाँ पर इस सिस्टम में पेबंद लगाने से काम नहीं चलेगा। जो सवालात उठाए जा रहे हैं और जिनका हल तलाश किया जा रहा है, वो जब तक इस मुल्क में सोशल डेमोक्रेसी कायम नहीं होगी और कास्ट फासिज्म के खिलाफ लड़ाई शुरू नहीं होगी, जब तक ये हमारा हल निकलने वाला नहीं है। तो एक लंबी लड़ाई है, लेकिन जो इस वक्त लड़ाई है वो ये है कि पुलिस ने जुडिशरी में पूरी तौर से एतमाद खो दिया है। वो जुडिशरी पर बिल्कुल यकीन नहीं रखती है और इंस्टेंट जस्टिस के रास्ते पे रास्ता अपनाया है कि वो कोर्ट का भी काम खुद ही कर रही है। वो वहीं पर जस्टिस दे देती है, कत्ल कर देती है, कस्टोडियल डेथ करती है, इनकाउंटर करती है। इस सिलसिले में कोर्ट है वो सब सर्विएंट टू गवर्नमेंट हो गया है, पूरी तौर से मातहत हो गया है सरकार का। इसलिए सरकार के उसके अपने कोर्ट में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। आप देखते हैं कि रंजन गोगोई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो उनका एक टेक्स्ट बुक केस है कि पहले वो जा रहे थे दीपक मिश्रा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और जब वो खुद चीफ जस्टिस हो गए और उनके खिलाफ एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हो गया, तो फिर उनका रवैया क्या तब्दील हुआ कि वो पूरी तौर से उसी तरह से उनका, अगर कोई मिसाल दी जा सकती है तो सिर्फ इसकी दी जा सकती है कि सावरकर साहब, BD सावरकर पहले बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे और 1857 में किताब लिख रहे थे और सजा हो रही थी, और बाद में वो एकदम टर्नकोट कर गए और किस तरह से अंग्रेजों के साथ मिलकर उन्होंने इस मुल्क को खराब करने के लिए हिंदुत्व भी लिखी और हिंदू मुस्लिम लड़ाई की पूरी जड़ें उन्होंने यहाँ पेश की। इसी तरह रंजन गोगोई की बात है। रंजन गोगोई से कितना बड़ा सबक लिया है जुडिशरी ने कि जुडिशरी पूरी तौर से मातहत हो गई है। अब हम करें क्या? ये इस वक्त करने का यही है कि ये एक पॉलिटिकल सोल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी मुश्किलें हैं वो पॉलिटिक्स की हैं। वो इस मुल्क में जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो कास्ट बेस्ड है, जो सेक्शन की बुनियाद पर, सोशल सेक्शंस की बुनियाद पर एक्सप्लॉयटेशन है, इसमें जब तक हम पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ा नहीं करते, जब तक इन मसलों का हम हल नहीं कर सकते। आपने सवाल अभी हुआ था कि क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम बढ़ नहीं रहा है, क्राइम बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं इनको आप देखें ग्लोरीफाई किया जा रहा है। मिनिस्टर्स उनको थारमाला पहनाते हैं, वो स्टेज पे आते हैं, उनको इज्जत दी जाती है, उनको छोड़ा जाता है। एक दिन में योगी ने कितने 100 मुकदमे वापस किए जो मुजफ्फरनगर राइट्स के थे। एक भी FIR दर्ज नहीं की। जो कहा जा रहा है कि 21-23 लोगों को
कत्ल किया शूटिंग करके, तो क्राइम बढ़ नहीं रहा है। एक फर्स्ट पहले क्राइम बढ़ाने में जो हाथ है वो पुलिस का है, और दूसरे नंबर पे जो हाथ है वो आप देखेंगे 60-62 मुकदमे होते हुए भी विकास दुबे को एक स्टेट मिनिस्टर, जो बीजेपी का स्टेट मिनिस्टर था, संतोष शुक्ला, उसकी थाने में किलिंग हो गई थी, दरोगा के सामने, पूरी पुलिस फोर्स के सामने जो आर्म्ड होती है, लेकिन उसको सजा नहीं हुई, उसको क्विटेड हुआ। उसी तरह से 62 मुकदमे होने वाला इंसान अपने आप में फ्री लाइफ जी रहा है। और योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं, उसमें एसडीपीआई भी विक्टिम है। हमारे सरवर आलम को, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है स्टेट ऑफ यूपी के, उनको एक झूठे केस में, जबकि वो कानपुर में मौजूद नहीं थी, सारी शहादत भी है, उनको न सिर्फ ये उस केस में उनको जेल में भेजा, जमानत जब हाई कोर्ट से हो गई तो गैंगस्टर लगा दिया, सिंगल केस पे गैंगस्टर लगाया जा रहा है। ऐसे में आप देख रहे हैं कि ये जो भी बातें हो रही हैं वो बातें किसी हल पे पहुंचने वाली नहीं है, जब तक कि हम ऑर्गेनाइज्ड होके लोगों के बीच में ये बात न पहुंचाएं कि इस सरकार इस मुल्क को नहीं चला पा रही है, सूबे को नहीं चला पा रही है, ये सरकार, इसकी इफिशियंसी नहीं है, क्योंकि ये जो कमांडर है इस फोर्स का वो अपने आप में क्रिमिनल है, उसका क्रिमिनल माइंड है, ठोक देंगे, बदला लेंगे। और वो युवा हिंदू वाहिनी के जरिए कितनी सारी खुराफात और क्राइम करता रहा है, वो रेन ऑफ टेरर अगर पर्सोनिफाई कर सकते हैं। अब क्या हो गया है, कम्युनलिज्म और क्रिमिनलिटी दोनों साथ एक पर्सोनिफिकेशन में योगी आदित्यनाथ के तौर पे सामने शामिल आ गए। अब उनका अगर हमें हल निकालना है तो हमें एक बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ साथ में जुडिशियल सपोर्ट दिया जा सकता, लेकिन हमारा प्राइम टारगेट पॉलिटिकल होना चाहिए, और उसी के जरिए हम इस मुल्क में और सूबे में कुछ खास बात कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो कुछ हो रहा है कोरोना के नाम पर, और रात में सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी हो रही है, और सीए वालों को गिरफ्तार करके उनको जेल में ले जा रहे हैं, और उनके खिलाफ प्रिवेंटिव लॉज अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ज्यादा शर्मनाक और दर्दनाक सिचुएशन है, जिसको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज के जरिए खत्म किया जा सकता है। और ये जो कॉरिडोर्स ऑफ जुडिशियल पावर्स हैं उनसे खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि जुडिशियल पावर्स को एक तरह से ग्रिप कर लिया है। और आप देखते हैं कि जो ये सिस्टम है, जिसमें कॉलेजियन सिस्टम, उसके जरिए इन्होंने एलिट ने एक आयरन कर्टन बना दिया है, जिसमें कुछ खास किस्म के लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होंगे जो कभी भी इंसाफ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका माइंडसेट कास्टिस्ट है, फासिस्ट है, और इस मुल्क की डेमोक्रेसी को खत्म करने वाला है। इस आम आदमी को कोई इंसाफ ना मिल पाए, डिस्क्रिमिनेशन रहे, परेशान रहे, इसलिए आज एक जो से नेक्सस बन गया है वो कम्युनलिज्म का, कैपिटलिस्ट का और फासिस्ट का एक साथ आ गया है, जिसमें ये छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट मोदी और योगी जैसे काम कर रहे हैं। इनको खत्म करने के लिए रूस को खत्म करना पड़ेगा, इस सिस्टम को चेंज करने के लिए हमें पूरी कोशिश करना पड़ेगी। तो ये थी एक छोटी सी कोशिश इन तमाम लोगों के कुछ बयान से आपको रूबरू कराने का। मैं फिर कहूँगा, जो इंग्लिश में बोल रहे थे उन लोगों के बयान मैंने आपके सामने नहीं रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया है, फेसबुक का भी है, इनके यूट्यूब का भी है, आप चाहें तो पूरा वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हालांकि आज का ज़माना ये हो गया कि किसी के पास इतना वक्त बचा नहीं है, लोग तो 5 मिनट में 50 खबरें देखने के शौकीन हो गए, शर्म नहीं आती है। एक ज़िले की खबर को 8 सेकंड भी नहीं दिए जा रहे हैं और आप लोग खुश हो रहे हैं। मीडिया ने आपका ये हाल बना के रख दिया और फिर बाद में चिल्लाते हैं साहब मीडिया हमारे यहाँ की खबर नहीं दिखाता है। वैसे हालत ये पढ़ने के मामले में भी हो गई है, अब अखबार भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं। मुझे अपना बचपन याद आता है कि हम लोगों को पढ़ने का इतना शौक़ था कि कॉमिक पढ़ा करते थे, नॉवेल पढ़ा करते थे, और अपनी किताबें स्कूल की तो थी, उसके अलावा कुछ था भी नहीं। आज के टाइम में तो मोबाइल है, बस उसी को देख ले रहे हैं और बहुत बड़ा अपने आप को समझ रहे हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।